अभी तक जो भी में लास्ट टॉपिक क्या हुआ? ग्रेविटेशन का लास्ट टॉपिक है क्या सर, ये इलास्टिसिटी? हाँ मतलब हो गया। कौन पोजीशन में ग्रेविटेशन का लास्ट टॉपिक इलास्टिसिटी है, नया चैप्टर है। अच्छा, नया चैप्टर। ग्रेविटेशन में इलास्टिसिटी कहां से आ गया? स्कूल में नहीं पढ़ा क्या कुछ भी? स्कूल जाते हो? स्कूल में क्या चल रहा है? सर्किट खत्म हो गया, इलास्टिसिटी। हाँ, इलास्टिसिटी खत्म हो गया। खत्म हो गया ना। ग्रेविटेशन तो अलग पढ़ा होगा ना। हाँ ग्रेविटेशन है। तो अलग चैप्टर है एनसीईआरटी में, कुछ बोल रहा है सेम ही चैप्टर। चलो समझ में आया यार, देखो नया चैप्टर है, छोटा चैप्टर है, जल्दी से बताते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में फिर से हम शुरू करेंगे। देखो, तो इलास्टिसिटी में क्या है कि अभी तो जो भी आपने पढ़ा न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी पावर, सर्कुलर मोशन या रोटेशन या सेशन, रोटेशन या सेंटर ऑफ मास, इन सारे चैप्टर्स में आपने जो पार्टिकल्स पढ़े थे वो कैसे होते थे? रिजिड। कैसे होते थे? रिजिड। रिजिड का मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट चेंज, लेकिन रियलिटी में इन रियल लाइफ रिजिड बॉडी नाम की कोई चीज नहीं बनी होती है क्या? रिजिड बॉडी नहीं। कोई भी चीज आप उस पर फोर्स लगाओगे तो डिस्टेंस क्या होगा उनके बीच में? चेंज हो जाए। यस और नो? तो ऐसे बॉडी जिसपे आप डिफॉर्मेशन फोर्स लगाते हो और उनके बीच किसी भी दो पॉइंट का सेपरेशन चेंज हो जाए, इसे क्या बोलेंगे? इलास्टिक बॉडी। इसे क्या बोलेंगे? इलास्टिक बॉडी। यानी अगर आप किसी बॉडी में फोर्स लगाए, यस और नो, फोर्स हटाने के बाद बॉडी अपने साइज एंड शेप को वापस से क्या करा? रिगेन कर ले, इसे क्या बोलेंगे? परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। क्या बोलेंगे? और अगर रिगेन नहीं कर पाए इसे क्या बोलेंगे? प्लास्टिक बॉडी। प्लास्टिक बॉडी क्या बोलेंगे? प्लास्टिक बॉडी। क्लियर है चीज? तो रियल में इलास्टिक बॉडी होते हैं, किसी भी बॉडी में फोर्स लगाओगे तो डिस्टेंस हमेशा क्या होगा? दो पॉइंट के बीच में चेंज होगा। रिजिड बॉडी एक आइडियल केस है। क्या है? तो लिख लो पहले, इलास्टिक बॉडी, परफेक्टली इलास्टिक बॉडी, परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। लिखो द बॉडी विच regains its original configuration completely, regains its original configuration completely after the removal of deforming force, after the removal of deforming force is called, after the removal of क्या? कौन सा force? Deforming force is called perfectly elastic body, is called perfectly elastic body. ठीक है? शुरू से बोलना, द बॉडी विच रीगेन्स its original configuration completely after the removal of कौन सा force? Deforming force. Deforming force is called what? Perfectly elastic body. क्लियर है चीज? यस और नो? ठीक है। नेक्स्ट देखो प्लास्टिक बॉडी। नेक्स्ट देखो प्लास्टिक बॉडी। प्लास्टिक, यस, प्लास्टिक बॉडी, प्लास्टिक बॉडी। the body which does not regain its original configuration completely, which does not regain its original configuration completely after the removal of, which does not regain, which does not regain its original configuration completely after the removal of deforming force is called क्या बोलेंगे? Plastic. Plastic body. ठीक है? अब इलास्टिसिटी क्या होता है? किसी भी बॉडी का प्रॉपर्टी है, क्या है? टू ट्राई टू रिगेन इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप, इसे क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी। यस और नो? देख लो इलास्टिसिटी के बारे में, अगला डेफिनेशन लिखो इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी में लिखिए इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी, इलास्टिसिटी में लिखो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच, is the property of body by virtue of which, Any configuration. by virtue of which body tries to regain its original configuration, tries to regain its original configuration
after the removal of load, after the removal of load, LOAD, after the removal of load, it's called Try to regain its shape. regain its shape after the removal of load, LOAD, load मतलब फोर्स होता है ना, after the removal of load, it's called elasticity. It's called क्या बोलेंगे? Elasticity. Yes or no? क्लियर है चीज? सर ये कह सकते हैं कि लास्ट में हम ये बता देते हैं बॉडी एनर्जी रिलीज स्टोर कर पाएगी क्या है जी? और एनर्जी स्टोर करके रिलीज कर पाएगी हाँ, जस्ट लाइक स्क्रीन की तरह जॉब कर स्प्रिंग से ही करते हैं क्लियर चीज? यस और नो? तो इलास्टिसिटी समझ में आया? जब आप रिमूव कर रहे हो लोड को वापस अपनी शेप को रिगेन कर ले रहा है, उसे परफेक्टली इलास्टिक, इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी. करेक्ट? चलो अब इधर देखो, अब कुछ और टर्म डिस्कस करेंगे. तो होता क्या है, जैसे बॉडी है, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होंगे, इनके बीच में बॉन्ड होगा, ये तो और ये मॉलिक्यूल आपस में क्या कर रहे हैं, अपनी जगह पे वाइब्रेट कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं? वाइब्रेट कर रहे हैं. मीन पोजीशन के अबाउट क्या कर रहे हैं? वाइब्रेट कर रहे हैं. जब आप यहाँ पे फोर्स लगाते हो तो आप क्या करते हो, इनके बीच का जो सेपरेशन है उसको चेंज करते हो. ये सुनो, चेंज करते हो, है कि नहीं? जैसे आप लोड को हटाते हो तो ये जो अंदर वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या चाहते हैं, वापस से अपनी बीन पोजीशन को एक्वायर करना चाहते हैं. तो होता क्या है कि जो ये फोर्स है एक्सटर्नल फोर्स और जो ये इंटरनल फोर्स लगा रहे हैं मॉलिक्यूल्स, है ना, मैक्सिमम केसेस में क्या रहेंगे, सेम रहेंगे. जब तक ये सेम है तब तक बॉडी क्या करेगा, ओरिजिनल साइज को रिगेन कर लेगा. जब ये फोर्स काफी ज्यादा हो गया एज कंपेयर टू अंदर वाले फोर्स, तो क्या बॉडी डिफॉर्म कर जाएगा, वापस से कोई साइज को रिगेन नहीं कर पाएगा. तो अगला एक टर्म आता है स्ट्रेस. क्या होता है? स्ट्रेस. स्ट्रेस क्या होता है? ये जो मॉलिक्यूल्स फोर्स लगा है, रियोस्टोरिक फोर्स, इंटरनल फोर्स, यस और नो, अपॉन एरिया इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया से क्या बोलेंगे अपन? स्ट्रेस. लिखो इसको. सर हाँ. क्या आपने क्या बोला ये तुमने क्या सुना, बताओ. मैं लिख रहा था सर तो जब मैं बोल रहा हूँ तो तुम लिख रहे हो, जब मैं लिखवा रहा हूँ तो तुम बोल रहे हो, तो बात क्या कर रहे हो? सोर्स लग रहा दोबारा मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा ना. तो यहाँ पे आप यहाँ पे फोर्स लगाया, अंदर वाले मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, अपनी अपने वीक पोजीशन को एक्वायर करना चाहेंगे, इस फोर्स को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे. ऐसा ना, ये जो रिएस्टोरिंग फोर्स है जो अंदर वाले मॉलिक्यूल्स लगा रहे हैं अपॉन जो इसका क्रॉस एरिया है, क्या बोलेंगे? स्ट्रेस. मैक्सिमम केसेस में फोर्स आपस में क्या होंगे, इक्वल. लेकिन जब बॉडी डिफॉर्म हो रही होगी इसमें ये मॉलिक्यूल्स का फोर्स क्या होगा, स्मॉलर होगा एज कंपेयर टू एक्सटर्नल फोर्स. तो इस केस में बॉडी क्या हो जाती है? डिफॉर्म. तो आप यहाँ लिखो स्ट्रेस. तो स्ट्रेस को कैसे डिफाइन कर रहे हैं? रिएस्टोरिंग इंटरनल फोर्स अपॉन एरिया. एरिया कौन सा? क्रॉस सेक्शनल एरिया. फिर मैं यहाँ पे एरिया क्रॉस सेक्शनल, क्रॉस सेक्शनल एरिया. ठीक है. रिएस्टोरिंग फोर्सेज है अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया, उसे क्या बोलेंगे? स्ट्रेस. ठीक है. और अगर ये जो फोर्स एरिया के परपेंडिकुलर है, सुनो, इस स्ट्रेस को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस. क्या बोलते हैं? इसमें दो टाइप है. लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, इसमें क्या होगा, इसमें फोर्स क्या है, परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया. यस और इस एरिया के परपेंडिकुलर होता है, इसे कौन सा स्ट्रेस बोलेंगे? लॉन्गिट्यूडिनल. ठीक है. अगर ये फोर्स पैरेलल टू द लगे एरिया, उसे क्या बोलेंगे? शियर स्ट्रेस. लिख लो, अगर ये पैरेलल टू द, यहाँ पे परपेंडिकुलर टू क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है. अगर ये पैरेलल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया हो, पैरेलल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसे कौन सा स्ट्रेस बोलेंगे? शियर स्ट्रेस. परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या बोलेंगे? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस. पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या बोलेंगे?
क्लियर है चीज? वो दिक्कत किसी को? तो स्ट्रेस का यूनिट क्या होगा? प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जो प्रेशर का भी होता है ना? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लेकिन प्रेशर स्ट्रेस में डिफरेंस क्या है? प्रेशर में फोर्स एक्सटर्नल फोर्स होता है ना? स्ट्रेस में कौन सा फोर्स लेता है? इंटरनल। प्रेशर स्केलर क्वांटिटी है, कौन सी क्वांटिटी है? टेंशन। लिख लेना दोनों डिफरेंस, जल्दी से लिख लो कि स्ट्रेस इज अ टेंशन क्वांटिटी, इन प्रेशर एक्सटर्नल फोर्स इज कंसीडर्ड, बल्कि स्ट्रेस में कौन सा फोर्स लेते हैं? इंटरनल रीएस्टोरिंग फोर्स। सर यहाँ स्टार्ट किया है क्या चाहिए? सर स्ट्रेस इज द टेंशन क्वांटिटी इन व्हिच प्रेशर। दोनों अलग अलग बोला मैंने। स्ट्रेस तो आगे तो आ जाओ, फर्स्ट पहले का जल्दी बोलो। तो बोल रहा हूँ लिक्विड करंट, यहाँ मैं प्रेशर कौन सी क्वांटिटी बोला मैंने? स्केलर। स्ट्रेस कौन सी क्वांटिटी है? टेंसर। तो देखो प्रेशर इज स्केलर क्वांटिटी, स्ट्रेस इज टेंसर क्वांटिटी। प्रेशर में कौन सा फोर्स लेते हैं? एक्सटर्नल फोर्स। स्ट्रेस में कौन सा फोर्स लेते हैं? इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, क्लियर ये चीज? को दिक्कत किसी को? दोनों का यूनिट सेम है लेकिन मतलब अलग अलग है। तो टेंसर फोर्स का क्या मतलब है? टेंसर के लिए आपको ओरिएंटेशन की जरूरत पड़ती है। जैसे अगर मुझे स्ट्रेस निकालना, उसमें एक सवाल जरूर होगा किस प्लेन के वो निकालना। ओरिएंटेशन नहीं बोलोगे तो स्ट्रेस निकालने का मतलब नहीं। क्लियर ये चीज? अच्छा, नेक्स्ट देखो, स्ट्रेस में हमने क्या करा? फोर्स लगाया। जब हम किसी बॉडी पे फोर्स लगा रहे हैं, उसमें उसके डायमेंशन भी चेंज आएंगे, है क्या? हमने बोला कि हर एक बॉडी क्या होता है? रिजिड तो होता नहीं। कैसा होता है बॉडी? इलास्टिक। फोर्स लगाओगे तो डिफॉर्मेशन होगा। मान लो आपने इसमें फोर्स लगाया F, और ये बॉडी कुछ इलोंगेट कर गया इस तरीके से, ठीक है? तो ये मान लो लेंथ L था, L नॉट था मान लो, और अभी ये चेंज हो गया L नॉट प्लस डेल्टा L हो गया। ठीक है, साथ में मान लो ये डायमीटर इसका ओरिजिनल था, D ओरिजिनल, और ये मान लो तुम्हारा D फाइनल कर। अब देख लो फोर्स लगाने से क्या क्या चेंज हो रहा है? डायमेंशन। चेंज हो रहा है, साथ में डायमीटर भी चेंज हो रहा है। इसको तो ये जो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, इसको बोलते हैं स्ट्रेन। क्या बोलते हैं? स्ट्रेन। और चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर, इसको बोलेंगे लैटरल स्ट्रेन। क्या बोलेंगे? तो नेक्स्ट देखो, तो लो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, तो ये क्या हो जाएगा? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ये यूनिट लेस होगा। तो ये भी मीटर है, ये भी क्या है? मीटर। तो दोनों क्या हो जाएगी? डायमेंशंस। तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस डेल्टा L बाय L नॉट होता है। सिमिलरली अपन लैटरल स्ट्रेन की बात करें, लैटरल लैटरल स्ट्रेस, ये क्या होगा बता? लैटरल स्ट्रेन क्या होगा? डेल्टा डी नॉट बाय डी नॉट। डेल्टा T बाय क्या? ये होगा लैटरल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन अपॉन लैटरल स्ट्रेन, इसके रेशियो को बोलते हैं पॉइजन रेशियो। क्या बोलते हैं? लिखते चलो, पॉइजन रेशियो। ये क्या होता है बताइए? ये पॉइजन रेशियो होता है लैटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। नेगेटिव साइड लगा रहे हैं। अब ये होगा माइनस ऑफ लैटरल स्ट्रेन अपॉन क्या होगा बेटा? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। ठीक है, लैटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। ये नेगेटिव क्या दिखा रहा है? नेगेटिव इसलिए हुआ क्योंकि चेंज इन डायमीटर क्या होगा? नेगेटिव आएगा, तो उसको बोला फाइनल माइनस रेशो करते हैं ना। हाँ और ये रेशियो इसको पॉजिटिव का नहीं करते करते, ठीक है? कांस्टेंट पॉइजन रेशियो को इस क्वांटिटी म्यू से नोट करता है।
सर ये लेटरल स्ट्रेन क्या लिखा हुआ है? हाँ सर लेटरल स्ट्रेन क्या लिखा है? डेल्टा टी अपॉन डी नॉट। हाँ, चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर। ओके सर। तो लैटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, इसके रेशियो क्या बोलते हैं? पॉजिटिव रेशियो। नेगेटिव क्यों लगाया है? तो हम उसको पॉजिटिव मानना चाहते हैं, पॉजिटिव रेशियो। और न्यूटन से करते हैं न्यू से, ठीक है। तो दैट इज ऑल अबाउट लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। नेक्स्ट है Sir, minus माइनस लगाया। seven, sir. हाँ Sir, क्या minus है? मतलब पीछे फेज डिफरेंस में क्यों रहते हो? क्या होता है माइनस वन का रीजन क्या है? क्या होता है पॉजिटिव बनाने के लिए पॉजिटिव बनाने का? दोनों क्लास एक ही जगह बैठे हो, उसको पता है। इसको पीछे का तो डायमीटर कम होगा, तो चेंज इन डायमीटर क्या होगा? पानी माइनस के साथ पॉजिटिव और नेगेटिव होगा। ठीक है, ध्यान से सुनना एक बार में ना, क्लियर है चीज? इससे तो दैट इज ऑल अबाउट लॉन्गिट्यूडिनल और लैटरल। अब बात कर लेते हैं शियर का ना, शियर स्ट्रेस क्या होता है बयान देखिए। तो जब हम एरिया में पैरेलल फोर्स लगाएंगे उससे कौन सा स्ट्रेस बोलेंगे? शियर स्ट्रेस। तो शियर स्ट्रेस को जानने से पहले हुक लॉ देख लेते हैं, हुक्स लॉ। हुक लॉ क्या बोलता है? हुक लॉ बोलता है जो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन के अप टू द इलास्टिक लिमिट। कहां तक? लिख लो, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ longitudinal stress longitudinal stress is directly proportional to longitudinal stress is directly proportional to longitudinal strain। अभी हम लोगों को टेस्ट हुआ था ना अभी दिवाली टाइम पे हुआ था, यस सर हुआ था छुट्टी का ना पूरा हफ्ते का। यस हाँ कौन सा टेस्ट था वो? नहीं वो बालू में नहीं सर्वेक्षण टेस्ट हुआ था फिर किसका तुम लोगों का था या ट्वेल्थ वालों का था? ये फिर हमारा नहीं होगा दिवाली के टाइम पे कोई टेस्ट नहीं था, नहीं नहीं केवल क्लासेस नहीं हुई थी ना 4 दिन। हाँ सर एक हफ्ते के तो ये लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस क्या लेगा? Direct. लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू longitudinal strain. अप टू द Elastic. इलास्टिक लिमिट। अप टू द काम होता है इलास्टिक लिमिट, ठीक है। तो यार ये लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, है ना। अब ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट लगाएंगे, इसका बोलते हैं यंग्स मॉडुलस। क्या बोलते हैं? तो यंग्स मॉडुलस में क्या हो जाएगा आपका? यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ये किसके बराबर होगा? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस अपॉन क्या जाएगा? लॉन्गिट्यूडिनल लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, इसको longitudinal stress upon longitudinal strain और बोलते हैं यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्लियर है चीज? आया ना? तो करता है सर, ठीक। डन? चल, Yes. तो नेक्स्ट बात कर रहे हैं
शियर स्ट्रेस की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं? शियर स्ट्रेस। ठीक है, तो इसमें देखो कैसे होगा ये। तो मैं पीडीएफ बना रहा हूँ। ऐसे हाँ ठीक है ना, एक फोर्स हम इस पे ना लगा रहे थे, ठीक है, इसके ये एरिया है, इसके पैरेलल फोर्स लगा रहे थे, जैसे ये ना ऐसा फोर्स लगा, लॉन्गिट्यूडनल में कैसे लगा रहे थे, ऐसे वैसे खींच रहे थे, ऐसे इसको कौन सा बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडनल। शियर में काम लगा रहा है ऐसा, तो यहाँ से ब्रेक करने की टेंडेंसी हो, ठीक है, तो यहाँ फोर्स पैरेलल टू द एरिया लगा रहे हैं। तो हम इसको इधर देखें साइड व्यू से, तो क्या होगा देखना, आपने यहाँ पर फोर्स लगा रहा है, पूरा एरिया है, तो इधर लगा कैसे डिफॉर्म करेगा, ठीक है, इसको बोल देते हैं, ठीक है, इसको बोल देते हैं ये मान लो आप क्लियर है। तो अगर हम यहाँ पे शियर स्ट्रेस लिखें, ठीक है, शियर स्ट्रेस क्या होगा बताओ, डेल्टा ये अपॉन ये एरिया जो ये टेंजेंशियल, अभी देखता हूँ सर सही रहेगा, हो गया टेंजेंशियल अपॉन एल स्क्वायर एरिया, ठीक है, तो ये आपका होगा शियर स्ट्रेस, और शियर स्ट्रेन क्या हो जाएगा, डेल्टा स्ट्रेन क्या हो जाएगा, ये लेंथ हमने एल मान लिया, ये चेंज हो गया, तो tan थीटा क्या होगा, डेल्टा एल बाई एल, ये जो चेंज इन लेंथ है अपॉन एल, इसको बोलेंगे थीटा, शियर स्ट्रेन हो गया आपका डेल्टा एल, ओके, ये जो फॉर्मेशन हुआ है। लिख लिया है, समझ में आया, लिख लो पहले पूरी कहानी। एफ टेंजेंशियल, टेंजेंशियल समझ रहे हो ना, एरिया के पैरेलल अपॉन एरिया, कौन सा एरिया, फिगर शो किया क्रॉस सेक्शनल एरिया ही है, ठीक है, इसको ठीक से बनाना है। कैसा ना, जैसे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता था, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के, ट्रेन के सिमिलरली शियर स्ट्रेस जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, शियर स्ट्रेन के। यहाँ पे जो कांस्टेंट आएगा उसको डिनोट करते हैं वो जी से, किससे, और जी का बोलते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, लिखो इस चीज को, ये अगला शियर स्ट्रेस, नेक्स्ट देख लो, शियर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेस, ठीक है, और इसको बताएंगे शियर स्ट्रेस कांस्टेंट लगाएंगे जिसको जी बोलते हैं, शियर स्ट्रेस, और जी क्या होता है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी,
ये क्या है आपका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। हमें किसके बराबर हो जाएगा आपका शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेस। समझ में आया? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस में फोर्स कैसे होता था परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया। शियर स्ट्रेस में फोर्स कैसे होता है पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया। जैसे कोई वायर है डक्टाइल वायर है उसको तोड़ना है उस पर लॉन्गिट्यूडिनल फोर्स लगाना चाहिए या शियर। वायर हमें उसको तोड़ना है लॉन्गिट्यूडिनल या शियर नहीं होगा लॉन्गिट्यूडिनल और फैल जाएगा डक्टाइल मटेरियल। शेयर लगाना पड़ेगा। तो कैसे तोड़ते हो वायर को देखा होगा कॉमन एक्सपीरियंस ऐसे घुमाओ फटिंग होगा और क्या हो जाएगा ब्रेक कर जाएगा। तो जो डक्टाइल मटेरियल्स होते हैं वो किस में वीक होते हैं शियर में। क्लियर समझ में आया मेरी बात। तो दैट इज ऑल अबाउट शियर स्ट्रेस। नेक्स्ट एक और आता है इसको बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। लिखिएगा सब नहीं ठीक है। तो देखो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस पूरी थ्योरी करा देता हूँ ठीक है उसके बाद क्वेश्चन कर लेंगे। तो छोटा चैप्टर है फिर एक सब कर लेता हूँ। अब बात कर लेंगे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस की। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस तो जो क्या होता है इसको लिक्विड है ना और इसमें आपने कोई बॉल डाल दिया था समझने की है ना डाल दिया। अब इस पे लिक्विड की वजह से क्या होगा ऐसे बहुत सारे फोर्स लग रहे होंगे प्रेशर की वजह से ऐसा फोर्स लग रहे हैं है ना। तो बाद में क्या हुआ मान लो ये थोड़ा सा क्या हो गया कोट करने से डिफॉर्म हो गया। तो हम यहाँ डॉट से बना रहे हैं ठीक है। तो ये चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम इसको क्या बोलेंगे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या बोलेंगे। और ये जो प्रेशर ऊपर से लग रहा है एक्सेस प्रेशर इसे क्या बोलेंगे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं अच्छा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस वही वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और इसका जो कांस्टेंट है उसे बोलते हैं बल्क मॉडुलस क्या बोलते हैं बल्क मॉडुलस। नेक्स्ट आप लिखो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो डिनोट करते हैं किससे बी बीटा से करते हैं बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये किसके बराबर होगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। इसमें देखो चेंज इन वॉल्यूम जो है फाइनल माइनस इनिशियल क्या वो नेगेटिव है ना। तो इसको हटाने के लिए क्या लगाएंगे अपन माइनस। तो यहाँ पे जो आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा माइनस ऑफ डेल्टा टी अपॉन चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम ये हो जाता है बल्क मॉडुलस। तेरे गैसेस भी होता है या बस लिक्विड। अब देखो इसको तो लिख सकते हैं माइनस डी टी डीवी बाई डी क्या होगा बल्क मॉडुलस। ठीक है हमने लिखो पहले मैं आगे बढ़ता हूँ। फिर और जब कोई चीज जैसे ब्रेक होती है तो वो स्ट्रेस होती है श्रिंक्स होती है। क्या जब कोई चीज जैसे ब्रेक हो गई तो आपने उसको स्ट्रेन ज्यादा बनाया स्ट्रेस ज्यादा बनाया।
देखो ना, स्ट्रेस और स्ट्रेन, स्ट्रेस को कौन से एक्सिस पर रखते हैं? वाई एक्सिस पे। स्ट्रेन को कहाँ पर रखते हैं? एग्जैक्टली एक्स पे। तो डिपेंडेंट क्वांटिटी कौन है? जो हमारे इंडिपेंडेंट है और एक्स पे डिपेंडेंट जो जैसे वाई एक्स है, वाई बराबर एक्स क्यू प्लस टू लिखा, वाई किस पे डिपेंड कर रहा है? एक्स पे। एक्स में चेंज आएगा तो वाई है। स्ट्रेस किस पे डिपेंड कर रहा है? स्ट्रेन पे स्ट्रेन। बॉडी में स्ट्रेन होगा तो स्ट्रेस। मतलब पहले सर पहले ऐसा होना चाहिए, पहले स्ट्रेस है फिर स्ट्रेन, पहले स्ट्रेस आएगा तब जो स्ट्रेन आएगा फोर्स लगाना चाहिए। नहीं, तुम खींच रहे हो ना, फोर्स लगा रहे हो, तो जब उसके लेंथ में चेंज आएगा तभी तो इंटरनल फोर्स एक्टिव हो। अच्छा इंटरनल चेंज करोगे तो इंटरनल फोर्स का एक्टिव होंगे। जब लेंथ अगर कुछ होता ही नहीं चेंज, इंटरनल फोर्स आने की जरूरत ही है। ठीक है, लिख ले सबने यहाँ पे। यस सर। तो हमने लगभग तीनों चीजें देख ली। पहले कौन सा स्टेप देखा? कौन सा स्टेप देखा? लॉन्गिट्यूडनल देखा, उसमें फोर्स कैसे लग रहा था? उसके बाद परपेंडिकुलर। फिर हमने कौन सा स्टेप देखा? और अभी हमने कौन सा स्टेप देखा? साथ में हमने तीन मॉडुलस पढ़े। पहला कौन सा था? यंग्स मॉडुलस इलास्टिसिटी। दूसरा हमने क्या पढ़ा? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, जी से नोट करते हैं। फिर हमने क्या पढ़ा? बल्क मॉडुलस, हाँ। और ये क्या होता है? डीपी अपॉन डीवी बाई डी। याद रहे ये चीज। चलो, नेक्स्ट अपन लिखेंगे एनर्जी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसे आप स्प्रिंग को खींचते हो, उसके अंदर एनर्जी स्टोर होती है, कैसे हो ना? सिमिलरली अगर आप किसी बॉडी पे फोर्स लगा रहे हो तो इलोंगेट करेगा, क्या करेगा? एनर्जी को रिस्टोर करेगा। तो ये जो एनर्जी होता है, एनर्जी स्टोर, का जो फॉर्मूला का लिखते हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन इनटू वॉल्यूम। लिख लीजिए हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन इनटू वॉल्यूम। ये वॉल्यूम पहले हो गया है, हाँ, ये पहले वाली वो इतने वॉल्यूम। जैसे क्रॉस में ए है, लेंथ एल है, हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन इनटू क्या जाएगा? वॉल्यूम। ठीक है, कैसे आता है? डिराइव कर सकते हो। जो वर्क करेगा ये फोर्स, वही अंदर स्टोर होगी। एफ डी एक्स कर दो, हाँ। क्या कर दोगे? एफ डी एक्स। और एफ को कैसे लिख सकते हो? स्ट्रेस स्ट्रेन के फॉर्म लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे वर्क लिखना है, बहुत रंग बात है, स्ट्रेन लाइक और क्या होगा? डी के बराबर होता है, याद है? वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स का माइनस और डी। वर्क डन बाई एक्शन क्या होगा? डी होता है। आप यहाँ पे क्या लिखोगे? एक्सटर्नल इनटू डीएक्स। अगर मैंने पढ़ा स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ये क्या होता है बताओ? तो इसको क्या लिख सकते हैं? वाई इंटू ए, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये डेल्टा एल, डेल्टा एल वही होगा। तो आपके क्या हो गया? इसको फर्दर इंटीग्रेट करोगे, ठीक है कैसे हो? तो लिख लो इसको जल्दी से, एनर्जी स्टोर और क्या कुछ। ठीक है, तो अगर मैं इसको इस फॉर्म में, जैसे मैं एक छोटा सा सवाल लेता हूँ ना, ये रॉड है, इस पे फोर्स 20 न्यूटन का लग रहा है। ठीक है, एरिया मान लो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी मॉडुलस मान लो 5 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कैलकुलेट एनर्जी स्टोर इन द रॉड। जल्दी से बताइए, कैलकुलेट एनर्जी स्टोर इन द रॉड। कैलकुलेट
एनर्जी स्टोर now proceed. हेलो हाँ बोलिए हाँ 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 Stress के प्रॉब्लम स्ट्रेस एक सेकेंड वो सर 1600 हाँ 1600 1600 लगता है आगे होगा अच्छा बड़ी फ्रेंड कर बोल रहा हाँ स्ट्रेस क्या होगा फोर्स बाई एरिया और एक काम करो एक वही का नंबर पे 15 years देखो यहाँ पे कैसे करेंगे 15 बोर्ड पे देखे बोर्ड पे देखे तो लोग सर 8 आ रहा लिखा भी काम हो जाता ये हाफ लिखा स्ट्रेस अरे हाँ है ना और स्ट्रेस बाई स्ट्रेन क्या वाई होता है तो स्ट्रेन को लिखते स्ट्रेस बाई वाई स्ट्रेस का स्क्वायर So 16 वाई क्या वाई हो जाएगा इनटू क्या वॉल्यूम हो जाएगा हाँ है ना Yes. तो मैं यहाँ लिखूंगा पहले हो गया स्ट्रेस क्या है फोर्स बाई एरिया फोर्स कितना था 20 बाई एरिया एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा 10 की पावर -2
पूरे का क्या हो गया स्क्वायर स्क्वायर कैलकुलेट पावर माइनस सेंटीमीटर माइनस सेंटीमीटर स्क्वायर ठीक है हमारा फोर्स बाय एरिया सही है क्या माइनस 4 इस पूरे का स्क्वायर और नीचे का एन मॉडुलस वो कितना था 5 into 10 की पावर 5 तो वॉल्यूम का था एरिया इनटू लेंथ एरिया को पढ़ रहा हूँ एरिया का माइनस कर दो और लेंथ कितना था तुम्हारा सॉल्व कर लो ये कैसे इसी ठीक है तो इतनी एनर्जी में क्या होगी स्टोर हो जाएगी कर लो ऐसे बस यस सर चलो फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट देखो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व स्ट्रेन ठीक है ना कैसा होगा तो फॉर डक्टाइल मटेरियल माइल्ड मटेरियल के लिए ना और माइल्ड स्टेट माइल्ड सिंबल को कैसा डक्टाइल मटेरियल ऐसा मतलब अब होता क्या है जैसे मैं बोलूं कि एक में मैंने कॉपर का वायर दे दिया है ना बोलो इसको ब्रेक करो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या होगा तुम्हारे हाथ में ब्रेक नहीं होगा इसको यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में ये ग्राफ होता है सो जैसे तुम फोर्स लगा रहे हो पहले क्या इलोंगेट करेगा और फोर्स लगाया क्या करेगा इलोंगेट करेगा और फोर्स लगाया और इलोंगेट करेगा पहले तो फोर्स लगा के छोड़ोगे तो वापस सरफेस से क्या करेगा रीगेन कर लेगा वो क्या हो गया लास्टिंग लिमिट यस और नो उसके बाद तुमने खींचा और वापस अपनी जगह पे नहीं आया ये डिफॉर्म होना शुरू हो गया है ना इलास्टिक लिमिट से ऊपर चला गया वहां पे हुक्स लॉ वैल्यू नहीं होगा फिर और खींचोगे खिंचता जाएगा एक समय आएगा जब मटेरियल फ्लो कर जाएगा और क्या हो जाएगा वो ब्रेक करेगा जैसा ना तो हम उसका ग्राफ बनाए स्ट्रेस स्ट्रेन का तो कुछ इस तरीके का ग्राफ आता है कुछ बुक में अलग बना रखा है मैं स्टैंडर्ड बुक का बता रहा हूँ इस तरीके से मुझे स्ट्रेट लाइन जाएगा फिर ये एक बार वैसे जाके फिर इस तरीके से होता है फिर ये इस तरीके से जाके यहाँ पे जाके फेलियर होता है ना तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है इसको प्रोपोर्शनल लिमिट बोलते हैं इस वाले पॉइंट को बोलेंगे इलास्टिक लिमिट इसको बोलते हैं एंड पॉइंट इसको बोलते हैं लोअर रीजन पॉइंट है ना ये रीजन होता है स्ट्रेंथ हार्डनिंग स्ट्रेंथ हार्डनिंग ठीक है और ये आपका फ्रैक्चर है बता लो जल्दी सर दीज आर द ग्राफ्स सारे पॉइंट का मतलब है क्या लिखवा देता हूँ पहले ड्रॉ कर लो टेस्ट कर रहे हैं तुम लोगों का नेक्स्ट वीक 10 को फेस टेस्ट कर रहे हो 50 हाँ 15 15-16 को फेस टेस्ट है और पार्ट ये कौन सा टेस्ट होता है कॉमन टेस्ट वो कब है 10 को मंडे को है और 15-16 कौन सा डेट कर रहा है सैटरडे संडे नेक्स्ट वीक का सैटरडे संडे नहीं सो कैस स्ट्रेन फ्रैक्चर पॉइंट स्ट्रेन हार्डनिंग HARDENING स्ट्रेन हार्डनिंग ले लिया तो 10 वाले में एसएचएम आ रहा है यस सर आ रहा है ना तो आज उनका क्लास है ना लगभग कंप्लीट हो जाए तो चलो यहाँ पे लिखते हैं तो देखो ए पॉइंट है एक पॉइंट के बारे में बताओ ए इज द प्रोपोर्शनल लिमिट ए को क्या बोलते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट ए को लिखते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट प्रोपोर्शनल लिमिट प्रोपोर्शनल लिमिट प्रोपोर्शनल लिमिट में देखो ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ रहा है यानी हुक्स लॉ क्या है वैलिड है लिखना ए इज प्रोपोर्शनल लिमिट एंड अप टू द पॉइंट ए हुक्स लॉ इज वैलिड बोलते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट
करेक्ट। नेक्स्ट देखो ये जो बी है, बी कौन सा लिमिट है? इलास्टिक लिमिट। देखो बी इज द इलास्टिक लिमिट, बी जो है वहां का इलास्टिक लिमिट, बी इज द इलास्टिक लिमिट। ठीक है, देखो ए से बी में स्ट्रेट लाइन नहीं होता, स्लाइटली क्या होता है, कर्व होता है, लेकिन मोटी कैसा रहा है, अप्रोक्सीमेटली स्ट्रेट लाइन। देखो ए से बी रीजन स्लाइटली कर्व, so approximately Huxley value from A to B also. So approximately Hooke's law is valid from A to B also. इसलिए मैंने आपको बताया कि Hooke's law को मैंने क्या लिखवाया था, वैलिड अप टू द लास्ट लिमिट। क्या लिखा था? अप टू द लास्ट। A तक तो परफेक्टली है, ये सब फिर A से B में स्लाइटली कर रहा है तो हम बोल सकते हैं कि वैलिड है यहाँ पे। ठीक है, B के बाद वैलिड होना नहीं, क्योंकि इसके बाद मटेरियल फेलियर शुरू हो जाए। तो C को लिखो, C इज द फर्स्ट यील्ड पॉइंट। E जो है तो क्या है, फर्स्ट यील्ड पॉइंट, यील्ड पॉइंट। यील्ड पॉइंट क्या होता है? इसके बाद मटेरियल अपना क्या करता है, इलास्टिक नेचर को लूज कर देता है, लिखे ना। ठीक है, तो लिख लो, सी इज द अपर यील्ड पॉइंट। सी को क्या बोलते हैं, फर्स्ट यील्ड पॉइंट या अपर यील्ड पॉइंट है ना, फर्स्ट यील्ड पॉइंट अपर यील्ड पॉइंट। और डी क्या है, लोअर यील्ड पॉइंट। और यील्ड पॉइंट क्या होता है, आफ्टर दैट मटेरियल लूजेस इज इलास्टिक नेचर। ठीक है, और स्ट्रेन हार्डनिंग को देते हैं। थोड़ा सा लेंथ अपने को बढ़ाने के लिए स्ट्रेस की वैल्यू काफी ज्यादा लगानी पड़ती है, इसे क्या बोलते हैं, स्ट्रेन हार्डनिंग। चलो इस चीज को, इन स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन in a spread hardening region for a small change in length, stress required is more. और एक क्या है, फ्रैक्चर पॉइंट। फ्रैक्चर पॉइंट का मतलब इसका मटेरियल क्या हो गया, टूट गया है। तो लिखोगे ऐसा इज द फ्रैक्चर पॉइंट, आफ्टर दैट मटेरियल ब्रेक्स डाउन। क्लियर है? यस सर। अब इसमें जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं मॉडल में दे रखे हैं, आपको सॉल्व करना है। ठीक है, एग्जांपल्स में क्लियर है जी। हेलो भाई, सारे फॉर्मूले बता दिए, स्ट्रेस में क्या होता है, शियर में क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल में क्या होता है, ये सुनो, स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेस ग्राफ क्या होता है, और एनर्जी का क्या फॉर्मूला है। इसके अलावा और कुछ भी इसमें पढ़ना नहीं। करेक्ट, पॉइजन रेशो बता दिया, लैटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। डन। चलो अब नया चैप्टर शुरू करते हैं, इसका नाम है क्या, एसएसएल। और नेक्स्ट टॉपिक को सिंपल हार्मोनिक मोशन।